मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ उन सभी छात्रों के लिए है जो 2021 में अपीयर होने वाले हैं और जिनकी मेंस की प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं, यानी अच्छी नहीं है। वो अभी भी सोच रहे हैं कि मेंस का कुछ ऐसा किया जाए किसी भी तरीके से जिसको हम प्रिपरेशन कर लें। जिनको लगता है कि अगर 3 महीने की तैयारी अगर अच्छे से कर ली जाए तो पक्का प्रीलिम्स निकल सकता है। साथ ही साथ मैं ये जो बैच ला रहा हूँ ये बेसिकली 3 मंथ का हम कह सकते हैं कि मेंस का बैच है, जो डेडिकेटेड बैच है, जो डेली 2 आवर क्लास चलेगा। तो जाहिर सी बात है ये सीरियस छात्रों का क्लास होगा। और अगर मान लीजिए कि आपको ये है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है और आपको लगता है कि अगर मैं कोर्स ज्वाइन करता हूँ तो मेरी जो जिस समय ऑफिस रहती है अगर उस समय क्लास होगी तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। हमारे पास जो बैचेज हैं हर एक टाइम पे चलती है, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए कि आप ऑफिस में हैं या फिर हाउस वाइफ या फिर आपको ज़रूरी वक्त पड़ गया, कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है कुछ खास समय पे और उसी समय पे अगर क्लास है तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासेज जो हैं दिन भर चलती रहती हैं और सब अभी नए बैचेज शुरू हो रही है तो आपको उसमें डाल दिया जाएगा आपके टाइम के अकॉर्डिंग। ये जो हमारा बैच होगा ये हिंदी और इंग्लिश का सेपरेट बैच होगा जो मेंस 21 को टारगेट कर रहा है, जिसको हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग इसको 3 महीने में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद 1 महीना हम आपको मेंस के पहले रिवाइज करवाएंगे, जितना हम आपको पढ़ाएंगे। और जितना हम आपको पढ़ाएंगे उसके बाहर नहीं जाना, यानी मेंस के लिए अलग से कोई मटेरियल नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि आपको लाइव लेक्चर देंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर अगर मान लीजिए आपका छूट भी गया तो रिकॉर्डेड लेक्चर से कवर कर सकते हैं। हम लोग 36 मेंस का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, है ना। यानी आप देख सकते हैं कि GS1, GS2, GS3, GS4 का हम लोग 7 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सबका, चारों का साथ साथ। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग AC का टोटल दे रहे हैं 5 टेस्ट सीरीज। कितना दे रहे हैं? टोटल 5 दे रहे हैं। तो इधर 28 हो गया और इधर आपका 5 हो गया, तो आप कह सकते हैं 33, और 3 आपका हिंदी का टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है। और हम जो आपको नोट्स देंगे उस नोट्स के बाहर आपको नहीं जाना, यानी हम पूरे रिच कंटेंट देंगे। और ये नोट्स कुछ उस प्रकार से बना होगा जैसे आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे। साथ ही साथ आपको मेंस का गाइडेंस हम देंगे हर एक रास्ते पे, हर एक, है ना, स्टेज पे। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हम लोग प्रीलिम्स को भी लेकर हमारी जो और बैचेज चल रही है उसमें भी हम आपको डाल देंगे, एक उदाहरण के तौर पे, कि ताकि आपको प्रीलिम्स से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसमें आप एक मेंटरशिप के प्रोग्राम के तहत आप उसमें अपना सलाह ले सके। जिनको नहीं मालूम है मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 2 बार एग्जाम क्वालिफाई किया इन 2013 एंड 2017 UPPCS। बहुत सारी मैंने मेंस की एग्जामिनेशन दी, जैसे BPSC, हरियाणा PCS। तो यहाँ पे मेरा ये कहना नहीं है कि भाई ये बैच जो है स्टैंडर्ड से शुरू होगा यार, कहाँ से। देखिए हम लोग जो बैच शुरू करने वाले हैं ये पूरे बेसिक से शुरू करने वाले। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, यू आर जीरो, देन आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी जो बेस है पहले स्ट्रॉन्ग करते हुए आपको ऊपर तक ले जाया जाएगा। जाहिर सी बात है हम कंसेप्ट पे हम फोकस करें, यानी आपकी जो क्लैरिटी है कंसेप्ट को लेकर, हर एक चीज़ को समझाने का पूरा जो ये है हमारा होगा। दूसरी चीज़ कि अभी जो हम बैच शुरू करेंगे, खास करके जैसे GS1 में अगर हम बात करें तो GS1 के बहुत सारे टॉपिक है जो कि हमारा प्रीलिम्स में आता है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। GS2 में पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, यानी राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और साथ ही साथ GS3 में इकोनॉमिक्स, है ना, और इसके बाद साइंस एंड टेक का कुछ पोर्शन। तो ये जो टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स से सीधे सीधे मैच कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, ये सबसे पहले आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और बाकी जो टॉपिक मेंस के लिए बच जाता है प्रीलिम्स मेंस के बीच में करवाया जाएगा। तो आप ये बेफिक्र रहिए, यहाँ पे क्लास जो है हम लोग पूरी सीरियसली लेकर चल रहे हैं, यानी आपकी समस्या हमारी समस्या होगी, आपकी जो पढ़ाई की जिम्मेदारी होगी हमारी होगी, क्योंकि हम इस पर पूरी तरीके से कमिटेड हैं। हम इसमें छोटी से छोटी गलतियों को भी दूर कर रहे हैं जो आप जैसे छात्रों को ना उठाना पड़े, क्योंकि आपके पास समय नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे ना, बाकी मैनेजमेंट का पूरा काम तो हम देखेंगे कि आपको कैसे पढ़ाना है। तो अगर आप जीरो हैं, आपको कुछ नहीं आता है, जस्ट कॉन्टैक्ट हमें, आप कॉन्टैक्ट करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी सारी परेशानियों को हम समाधान कर पाएंगे। तो मेंस 2021 का बैच हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें GS1, GS2, GS3, GS4 हिंदी और A से
हम लोग इसको कवर करेंगे, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब चूंकि यूपीपीसीएस 2021 के मेंस की हम बात कर ही रहे हैं, तो हम फिर क्यों ना ये बात कर लें कि भाई इसका सिलेबस का क्या स्ट्रक्चर है और एग्जाम किस प्रकार से होता है। देखिए, इस एग्जाम को हम लोग कहते हैं कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस जनरल रिक्रूटमेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड बैकलॉग स्पेशल रिक्रूटमेंट मेन रिटन एग्जामिनेशन। जाहिर से ध्यान से देखिएगा, यानी रिटन एग्जाम है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 घंटा हर एक पेपर के लिए मिलेगा, और ये पेपर विल बी कंडक्टेड ओवर अ वीक ड्यूरेशन, यानी मतलब मिला जुला के 1 हफ्ते के अंदर इसको कंप्लीट करवा लिया जाता है। तो एक दिन में 2 पेपर होते हैं। तो एक सुबह से होता है 9:30 से 12:30, और एक होता है 2 से 5, यानी आपको बीच में 1.5 घंटे का समय मिल रहा है, यानी आप खाना वाना खा सकते हैं, जो भी लंच वगैरह करना हो मेंस के एग्जाम के दौरान। और साथ ही साथ आप उस समय क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा मान लो अगर छोटा सा नोट्स आपने क्रिस्प बनाया है तो उससे रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन बेफिक्र रहिए, चूंकि आप हमसे अगर आप जुड़ते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको तो मैं नोट्स पूरा दूंगा, फुल नोट। इसके बाद उस नोट्स को शॉर्ट भी मैं बना के दे दूंगा, जिसको आप कम से कम 1 घंटे या 45 मिनट में 5 या 6 बार रिवीजन फटाफट कर पाए। और साथ ही साथ चूंकि जब ये नोट्स आपको मैं दूंगा फुल नोट्स, तो उसी का मैं छोटा करके कंपाइल करके दूंगा। आपके साथ हमेशा इंटरेक्शन बना रहेगा, ताकि आपके सामने बैठाकर मैं नोट्स को सॉर्ट करके आपके दूंगा, ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएं। अगर हम बात करें इस पेपर में, इस एग्जाम में कितने पेपर होते हैं मेंस में, तो टोटल 8 होते हैं। पहला जनरल हिंदी का, जो कि इसका मार्क्स जुटता है मेरिट लिस्ट में, मेरिट हम कह सकते हैं मार्कशीट में। ऐसे हो गया जनरल स्टडी GS1 GS2 GS3 GS4, यानी पेपर 1 में हिंदी हो गया, पेपर 2 में ऐसे। अब ये हो गया पेपर 7 में ऑप्शनल का पेपर 1, पेपर 8 में ऑप्शनल का पेपर 2। मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है? देखिए, जनरल हिंदी के लिए 150 मार्क्स होता है, एसे के लिए 150, जितना भी जीएस का पेपर और ऑप्शनल का उसके लिए 200 मार्क्स होता है। टोटल 1500 मार्क्स का मेंस का रिटन एग्जाम होता है। एग्जाम जो होता है ऑफलाइन होता है, पेन पेपर आपको ले जाना होगा, और खास करके बॉल पेन ले जाएं तो अच्छा है। और अगर एक चीज और मैं सलाह देना चाहूंगा कि जब मेंस में आंसर राइटिंग करें तो एक ही पेन यूज करें, पेंसिल और दूसरे रंग के पेन के चक्कर में ना पड़े। एक ही पेन से डायग्राम बना, एक ही पेन से जो करना है करें। ऐसे जो होता है जो नेचर ऑफ जो क्वेश्चन होता है, एक ऐसे होता है ऐसे वाला पेपर में, बाकी डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन दे दिया गया और बोलेगा कि इसका व्याख्या करें या डिस्कस करें, इस प्रकार का। ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम बात करें तो बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसका लिस्ट मैंने यहाँ नहीं दिया है क्योंकि मुझे ऑप्शनल के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन एज पर द न्यू यूपीपीसीएस एग्जाम पैटर्न जो 2018 में लागू हुआ, उससे कैंडिडेट को अपना एक ही ऑप्शनल पेपर चूज करना होगा। तो उसमें क्या है कि 2 पेपर आपको चूज, मतलब मान लीजिए कि आपने उदाहरण के तौर पे ऑप्शनल ए चूज किया, तो उसके 2 पेपर होते हैं, उसमें पेपर 1 होता है ऑप्शनल में और पेपर 2 होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि सिलेबस पे थोड़ा डिस्कशन करें, तो हम ये पाते हैं कि जो हमारा पेपर 1 है उसमें हमारा हिंदी में अगर हम देखें, हिंदी वाला जनरल हिंदी का, तो उसमें दिए हुए गद्य खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर, यानी आपको जो है पैसेज मिलेगा, आपको प्रोज सेक्शन, जिसमें से आपको समझना होगा और उसको आंसर देना होगा। एब्रेविएशन यानी आपको संक्षेपण मिलता है। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना परिपत्र, गवर्नमेंट सेमी ऑफिशियल लेटर राइटिंग, टेलीग्राफ राइटिंग, ऑफिस ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स वगैरह। चूंकि क्या होता है ना कि आप इसको इसलिए आपके सिलेबस में दिया गया कि अगर मान लीजिए आप एसडीएम बन जाते हैं तो इसका डेली बेसिस पे आपको ये सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑफिस में ज़्यादातर काम यही होता है। सीनियर को बोलना है, ऑर्डर लेना है, आगे अपने जूनियर को ऑर्डर पास करना है, इस प्रकार की चीज़ें। वर्ड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। मैं ये जो इसको इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है, अच्छा ये जो हिंदी का पेपर होता है हिंदी में ही होता है, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के उर्दू के हैं या फिर हिंदी माध्यम को, आपको हिंदी में ही लिखना है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है कि जो हमारे इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं उस हिंदी वाले पेपर को जो हिंदी में जो सिलेबस दिया है उसको इंग्लिश में समझ पाए, थोड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए। एग्जाम तो उनको हिंदी में ही देना है, चाहे जिस भी भाषा के हों। तो वर्ड नॉलेज, प्रेफिक्स और सफिक्स होना चाहिए, यूजेज, एंटोनिम्स, वन वर्ड फॉर द फ्रेज यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। बर्तनी एवं वाक्य शुद्धि हो गया, लोकाविक्ति मुहावरा हो गया, प्रोवर्ब्स एंड आइडियम्स। तो इसमें आपको जो थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, ये 1 वर्ड फॉर द फ्रेज, मैं आपको बताऊं कि ये एक शब्द के, हमको बोल सकते हैं अनेक शब्द के एक शब्द वाला जो है आपने पढ़ा होगा हिंदी में, तो उसके बारे में बेसिकली ये संबोधित कर रहा है। उदाहरण के तौर पे कि जैसे अ पर्सन हु इज एबव 100 ईयर, ध्यान से सुनिएगा, अ पर्सन हु इज एबव 100 ईयर्स इज कॉल्ड
तो उसको कंटेनरियन कहा जाता है उसको, है ना। यानी हिंदी में कहते हैं कि एक व्यक्ति जो 100 वर्ष से अधिक जिया है या फिर उसके ऊपर उसका एज है, तो उसको क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो कुल मिला जुला कर ये उतना हार्ड चैलेंज नहीं है, काफ़ी आसान सिलेबस है। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम हिंदी की ऐसे की बात करें तो ऐसो आप जो है जब भी आप मेन फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है ये उसी समय पूछ लेता है कि आप किस भाषा में लिखना चाहते हैं, मेंस का एग्जाम किस भाषा में देना चाहते हैं। हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, उर्दू तो उर्दू। तो आपको यहाँ मान लीजिए कि इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम वाले थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको बेसिकली ऐसे 3 लिखना होता है और 3 खंड से एक ऐसे चूज करना होता है हर एक खंड से। यानी सेक्शन ए से, सेक्शन बी से, सेक्शन सी से 3 टॉपिक सेक्शन ए में रहेगा, उसमें से एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है 700 शब्दों में। दूसरे में से एक टॉपिक चूज करना है, उसमें भी 700 शब्दों में लिखना है। तीसरे में से भी एक टॉपिक चूज करना है, 700 शब्दों में लिखना है। यानी 3 ऐसे लिखना है और तीनों ऐसे 700 वर्ड्स में लिखना है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई पहला जो लिटरेचर, कल्चर, सोशल स्फीयर, सामाजिक जो कह सकते हैं हमारा क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल स्फीयर से भी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। बड़ा ऐसे सिंपल होता है, हार्ड नहीं होता है। इसके बाद साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी से हो गया, इकोनॉमिक स्फीयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड से। तो कुल मिला जुलाकर जो है इसमें से कोई 3 ऐसे आएगा तो कोई एक ऐसे पे लिख दीजिए। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, नेचुरल क्लाइमेटीज, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डिलेस, ड्राउट एंड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट। तो इसमें भी एक ऐसे आप लिख दीजिएगा, तीनों में से कोई टॉपिक पे आएगा। तो कुल मिला जुला कर ये बहुत आसान पेपर होता है। और ऐसे लिखने का जो तरीका होता है ना, आपको कुछ नहीं आता है, हम आपको जो आपका अभी तक नॉलेज है आपके एज के अकॉर्डिंग, उसी से मैं आपको अच्छा ऐसे लिखवा दूंगा। मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा ऐसे लिखने का। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, जनरल स्टडी का ये जो पेपर देख रहे हैं आप, GS1 का, इसमें क्या होता है कि देखिए मैंने हिंदी में भी यहाँ पे दिया है कि अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैंने आपके जैसे GS1 का जो सिलेबस है, अब GS1 का सिलेबस आप देख रहे हैं ऐसे दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं पढ़ना क्या है टॉपिक। ठीक है जी, आपने सेक्शन बता दिए कि ये टॉपिक पढ़ना, उसमें उसके डेप्थ में सब टॉपिक कौन कौन पढ़ना है। देखिए हमने क्या किया है, जो भारतीय विरासत और संस्कृति है, आप देखिएगा, है ना, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर एल्सलियंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, है ना, ये हो गया। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि आधुनिक, ये भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, प्रारूप, साहित्य, वास्तुकला। तो हमने क्या किया है कि इसको वहां पे हमने शॉर्ट में यानी टॉपिक को तोड़ दिया है, समझ रहे बात को, तोड़ दिया है कि इसमें भी कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, इसमें भी कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। तो हमने क्या कर दिया, दिखा दिया कि भारतीय चित्र के बारे में, शास्त्रीय नृत्य रूप के बारे में, लोक नृत्य रूप के बारे में, शास्त्रीय संगीत के बारे में, कठपुतली का तमाशा वगैरह के बारे में। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे वैसे छात्र जो नहीं चाहते हैं कि हम ज्वाइन करें और वो चाहते हैं कि हम तैयारी करें खुद से, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि 2021 के लिए तो आप प्रिपरेशन मेंस का बहुत कम समय है, तो मैं अब उसका बुक लिस्ट नहीं बताऊँगा। आप उसको खुद से अगर तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं, करने वाले बहुत सारे लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, 2 महीना 3 महीना में भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है घर पे। देखिए कोचिंग क्या करवाता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये कोचिंग वाले ऑलरेडी मेहनत कर चुके होते हैं, तो आपकी जो हार्ड वर्क है उसको आसान कर देते हैं और आपको अपनी गोल तक पहुंचने में आपकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। ये कोचिंग का काम होता है, समझ रहे हैं बात को। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस दिया हुआ है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा 1757 से 1947 तक। इसमें बहुत सारे जो इवेंट हुए, क्या क्या घटनाएं घटी, पर्सनालिटी और इशू वगैरह जो हो गया। द फ्रीडम स्ट्रगल, इसका जो हम कह सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में एक तरीके से कि जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, संग्राम, उसमें अलग अलग उसके जो स्टेज हैं, जो चरण हैं, इसमें बड़े बड़े जो हमारे नेता हुए उनका क्या योगदान रहा अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से। देश के आज़ादी के बाद, है ना, किस तरीके से भारत को ये पहचान मिली। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, है ना। फिर इसके बाद हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट ऑफ 18th सेंचुरी टू मिडिल 20th सेंचुरी, यानी 1700 से लेकर 1900 के बीच में क्या क्या हुआ भारत में, वही लिखा है 20th सेंचुरी। उसके बारे में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार, है ना, नेशनल बाउंड्री, सोशलिज्म, समाजवाद, नाजवाद यानी वही हिटलर वाला, फासिज्म, ये सब सारा पूछा जाएगा आपसे।
और भारतीय समाज और संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं इस बारे में आपसे पूछा जाएगा। महिलाओं का क्या रोल है समाज में, और साथ ही साथ कुछ महिला संगठन के बारे में, महिलाओं की क्या जनसंख्या है और उनसे संबंधित क्या परेशानियां हैं, गरीबी का स्तर क्या है, क्या महिलाओं का कितना जो है सशक्तिकरण हुआ, डेवलपमेंट हुआ, शहरीकरण है, और उनसे संबंधित परेशानी और उसके समाधान, इन सभी चीज़ों के बारे में सिलेबस में आपको पढ़ना है। अगला कि भाई ये उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, और ये इकोनॉमिक में कितने टाइप, इसमें हमारे आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थशास्त्र, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है, और सामाजिक व्यवस्था पर। सामाजिक सशक्तिकरण हो सकता है, सोशल इंपावरमेंट के बारे में, है ना, साम्यवाद के बारे में पूछा जाता है, क्षेत्रवाद, है ना, और इसके बाद हम कह सकते हैं जातिवाद वगैरह पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में। आगे बढ़ा जाए तो मेजर नेचुरल ऑफ जियोग्राफी में हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे देश में, जो पूरे विश्व में जो अलग अलग प्रकार के जो राष्ट्रीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट, ये जो अलग अलग जो पूरे विश्व के हिस्सों में बटे हैं, उनके बारे में जानकारी लेना होता है। मतलब खुल के कह सकते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, आपको विश्व भूगोल पढ़ना होता है आपको, है ना। पूरे इंडस्ट्री के लोकेशन के बारे में, इंडस्ट्री से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। तो इसमें विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, और खास करके इंडस्ट्री जो इंडिया में स्टैब्लिश है, इंडिया के मायने में ज़्यादा पढ़ना होता है, इंडिया के संदर्भ में। तो इसमें एटलस भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है, मैप। तो सैलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, यानी ज्वालामुखी, सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हम, ओशियन करंट के बारे में, है ना। तो आगे है कि ओशियन रिसोर्सेस, यानी हमारी जो समुद्री जो संसाधन है, जो भारत में, जो हिंद महासागर में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो ह्यूमन माइग्रेशन हुआ भी, जो कोरोना के कारण आपने देखा कि एक राज्य से लोग दूसरे राज्य में गए नौकरी छोड़ के, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, और शरणार्थियों के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। भारतीय उप महाद्वीप में जो फ्रंटियर और बाउंड्रीज हैं, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं सीमांत और सीमाओं के बारे में हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार का पॉपुलेशन, यानी जो सेटलमेंट होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं जनसंख्या, अधिवास प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के खास तौर के दो टॉपिक, दो सेक्शन दिया उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोल्क डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेज, हेरिटेज, सोशल कस्टम, टूरिज्म, है ना। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ह्यूमन, नेचुरल रिसोर्स, क्लाइमेट, सोशल, फॉरेस्ट, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस एंड मिनरल सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं ये जो सिलेबस है, मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से मेंशन कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, है ना, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान भूगोल के संदर्भ में और इतिहास के संदर्भ में। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है बाय एंड लार्ज। आगे बढ़ा जाए, GS2 की अगर हम बात करें तो भाई GS2 में तो पॉलिटी और गवर्नेंस, यानी राज व्यवस्था और शासन व्यवस्था, और इसके बाद, है ना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, सोसाइटियल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी लेना। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल जो सिनारियो है, पॉलिटिक्स के बारे में भी जानकारी लेना है। तो टोटल 23 खंड हैं, इसमें 23 पार्ट्स। पहला हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, सेपरेशन ऑफ पावर, कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुल मिला जुलाकर जो है यहाँ के ऊपर आप देख रहे, कुल मिला जुलाकर ये यहाँ के ऊपर आपको पॉलिटी है पूरा, तो पॉलिटी में पढ़ना है। तो देखिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ डेप्थ में, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, लगभग सभी को मालूम है कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है ना, वित्त आयोग का, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो वेलफेयर स्कीम के बारे में हमें जानकारी लेनी है ना, कि वेलफेयर स्कीम जैसे बहुत सारे स्कीम इंडियन गवर्नमेंट लाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार, तो उन सभी के बारे में जानकारी लेना है। साथ ही साथ जो प्रेशर ग्रुप है एनजीओ, तो प्रेशर ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रेशर ग्रुप में क्या आएगा, तो ज़्यादातर एनजीओ आते हैं, गैर सरकारी संगठन, या इंटरनेशनल अगर हम लेवल पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो प्रेशर ग्रुप दबाव समूह है, दबाव समूह इनको हिंदी में कहते हैं, ये ज़्यादातर यूनाइटेड नेशन हो गया। तो जो सरकार को रिपोर्ट दिखाकर उन पे इंडिविजुअली प्रेशर डालती है कि आप डेवलपमेंट का काम करें, ये काम होता है प्रेशर ग्रुप का। हालांकि और बहुत सारे डिफिनेशन होते हैं, लेकिन मैं कुछ लिमिटेड बता रहा हूँ। कुछ एक्ट हो गया, है ना, एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन कानून आया है अलग अलग समाज के वर्ग के लोगों के लिए, जनजाति, एसटी के लिए, एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांग लोगों के लिए क्या क्या, अनाथ बच्चों के लिए किस प्रकार की जो है कानून आई है, उन सभी के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे, है ना।
इसके बाद हंगर पुअर्टी है ना, भूखा, बेरोजगारी, ये सब सभी चीज़ों से संबंधित जो जिस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में जो इन सभी मुद्दों को सॉल्व करने का प्रयास कर रही हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी इन कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड, तो हाल के परिदृश्य में जिस प्रकार से जो समाज में जो समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो रही हैं आए दिन, उसको कैसे एक सिविल सर्विस का एक अधिकारी उसको डील करता है, तो ये आप एक एसडीएम के तौर पे समझ सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो टॉपिक है एथिक्स से संबंधित, एथिक्स में भी इसके बारे में पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना होगा कैसे आप समाज की अलग अलग, मान लीजिए आप एसडीएम में कहीं कोई समस्या पर्टिकुलर, तो कैसे उसे लीड करेंगे, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है, बायलेटरल द्विपक्षीय क्या समझौते हैं, रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट, इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसी पॉलिटिक्स डेवलप, यानी भारतीय जो ये जो डायस्पोरा जो एनआरआई हैं जो विदेशों में रहते हैं भारत के लोग, उनके बारे में पढ़ना है ना। फिर उत्तर प्रदेश और करंट अफेयर के बारे में, जो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश के बारे में हमें पढ़ना है। और जो महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल स्तर पे, जैसे यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र है ना, और विश्व व्यापार संगठन, ऐसे बहुत सारे हैं है ना, तो उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हिंदी में आप देख सकते हैं ये सारा मैंने दिख दिया है। ये आपको जो पीडीएफ है मेरे प्यारे दोस्तों, जो पीपीटी है, आपको जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ा जाए, देखिए मैंने इसमें भी बांट दिया है। देखिए हिंदी में आपको लग रहा होगा सर आपने हिंदी में इसको तोड़ा, नहीं नहीं नहीं, आप ये समझने का प्रयास करें। आप ये समझिए कि हिंदी में बहुत मेहनत लगता है, और हिंदी में हम लोग फोकस्ड हैं। अभी हिंदी के छात्रों को हम लोग हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी के छात्र, इंग्लिश वालों के लिए सभी मटेरियल उपलब्ध है, हिंदी वालों के लिए नहीं है, तो हम लोग हिंदी वाले के लिए भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश वालों पे तो फोकस कर ही रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदी इंग्लिश में हम लोग हिंदी वालों को ज़्यादा फोकस करें, इंग्लिश वालों को, ऐसा नहीं है। हमारी टीम अलग अलग है, जो हिंदी के लिए डेडिकेटेड है, इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड है ना, तो दोनों को बराबर हम लोग लेके चलते हैं। दूसरी चीज़ समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि हिंदी के जो सिलेबस है उसको हमने बांट दिया है। समझ में आ रहा, आपको बांट दिया। आप जैसे कैसे बांटा है देखिएगा, यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार। आगे बढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि ऐतिहासिक आधार, वही छोटा सा टॉपिक हमने तोड़ दिया है, जिसमें ये चीज़ पढ़ना है आपको, सुविधाएं इसमें ये चीज़ पढ़ना है, महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें ये चीज़। तो ये सिर्फ मैंने एक आपको सैंपल स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाया है, हालांकि ये बहुत बड़ा है तो मैं आपको दे दूंगा, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हम लोग इस तरीके से, और इंग्लिश में भी हम लोगों ने इसको बांट दिया है, तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है पॉइंट को, सिलेबस को। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो GS3 जो है हमारा प्यारा, जो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बारे में क्या है कि देखिए पहले इसमें टोटल 20 सेक्शंस हैं, राइट। तो पहला जो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट, रोल ऑफ नीति आयोग, है ना। तो पहले नीति आयोग क्या था, प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, है ना, यानी योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो इशू ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, कंपोनेंट, गवर्नमेंट बजट, फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो बजट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सर्वे जो आता है सालाना, है ना, वो आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार का भी आता है, उसको भी देखना होगा। अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप है, जो फसल है, उसके बारे में पढ़ना होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो फार्म सब्सिडी होता है उसके बारे में पढ़ना होगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे हार्ड पॉइंट भी आते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एक हुआ था WTO के, जो है WTO के सानिध्य में। तो एग्रीमेंट यानी हम कह सकते हैं कृषि पर समझौता, जिसमें 3 प्रकार की जो है कानून लाए गए थे। पहला ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। तो ये बहुत डिफिकल्ट टर्म होता है, ये आप पढ़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा, तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, यानी देखिए यहाँ पे खाद्य, भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र और महत्व के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके बाद लैंड रिफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जैसे 1991 में मनमोहन सिंह क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने लाया था LPG। नरसिम्हा राव का उस समय सरकार था, प्राइम मिनिस्टर। तो LPG यानी निजीकरण, LPG यानी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण है। इसके बाद कहा जाता है कि भारत की जो आर्थिक, जो हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिक था, इकोनॉमिकल जो एरा था, उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, ये जब कानून आया तो LPG एक्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये देखेंगे ज्योग्राफी से भी संबंधित है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमिक के संदर्भ में थोड़ा स्पेशलाइज करके पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, देखिए मैंने इंग्लिश में तो सिलेबस डिस्कस कर लिया, इस बार थोड़ा हिंदी में मैं कर लेता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कि मैंने क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास विकास अनुप्रयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, है ना, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सूचना संचार प्रौद्योगिकी हो गया, पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिक तंत्र, आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल जो चैलेंजेस हैं, यानी आप कह सकते हैं सिक्योरिटी से, है ना। तो ये भारत की आंतरिक सुरक्षा, तो इंटरनल सिक्योरिटी, सुरक्षा से भी क्वेश्चन आपको जीएस 3 में पूछा जाता है। इसके बाद इन्वायरमेंट से भी पूछा जाता है, पर्यावरण से। और इसके बाद आपका हम कह सकते हैं कि देखिए लैंड से भी संबंधित पूछा जाता है, एग्रीकल्चर से भी संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से साइंस एंड टेक से भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, और यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर से संबंधित। तो कुल मिला जुला कर जो है सिलेबस हार्ड नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स को हमने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है अपने पुराने बैच के छात्रों को। आप जब पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं आता, आपको मैं इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आप कहेंगे कि जी सर अच्छा है। तो क्या होता है ना कि जब तक आप क्लास को आप देखते नहीं है ना, तब तक तो आपको अच्छा लगेगा भी नहीं, आपको लगेगा कि क्या मिलेगा। देखिए मैं यही कहता हूँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो है पूरा सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दा है, और उत्तर प्रदेश के आर्थिक और उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक्स से संबंधित भी पूछा। मतलब देखिए हमने क्या बोला, सिलेबस जीएस 3 में क्या है, तो सिलेबस में क्या है कि आपको इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसके बाद सुरक्षा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। इसके बाद इन सारी चीज़ों पे पूछा जाएगा। इसके बाद इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो वही सारा चीज़ आपको जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाता है। समझ रहे बात को, तो वही सारा चीज़ है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स के भी सिलेबस को हमने बांट दिया है, इंग्लिश में भी बांटा गया है। तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखिए, नियोजन, योजना का अर्थ। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना और संसाधनों के जुड़ाव, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे। हमने बांट दिया कि नियोजन में इतने टॉपिक पढ़ना है ना, संसाधन, ये फिर ये सारा टॉपिक हमने बांट दिया। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो कुछ ही चीज़ें आपको देखेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ा देगा जनरल स्टडी यानी GS 4 की अगर हम बात करें, तो एथिक्स के बारे में पढ़ना होता है कि एसेंस क्या है इसका, डिटर्मिनेंट्स क्या है, एटीट्यूड क्या होता है इसका, एप्टीट्यूड क्या है इसका, फाउंडेशनल वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर, पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ क्या है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस क्या है। तो आप देखिए पाएंगे कि रोल ऑफ, आपने GS 2 में एक टॉपिक देखा था कि सिविल सेवा का समाज में क्या भूमिका है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में क्या भूमिका है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा। तो मतलब ये काफ़ी इजी पॉइंट है, यानी अब केस स्टडी भी मिलता है यहाँ पे, है ना। केस स्टडी जितना भी ऊपर में टॉपिक दिया है इससे संबंधित आपको केस स्टडी मिलेगा। मतलब ये टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे तो आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। आपको बोला जाएगा मान लीजिए आप SDM है, मान लीजिए आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, तो ये समस्या आता है तो कैसे डील करेंगे। तो इस प्रकार की क्वेश्चन केस स्टडी में पूछी जाती है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आंसर देना होता है। आगे बढ़ते हैं, तो नीति शास्त्र, मानवीय अंत, अभिवृत्ति, संवेगात्मक बुद्धि, लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य और नीति शास्त्र, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए मैं सिलेबस को डेप्थ में नहीं घुस रहा हूँ, अगर मैं डेप्थ में डिस्कशन करूँ तो मे भी 1 घंटा से ज़्यादा चला जाएगा, 1 आवर, जो कि आपका समय का भी हमें महत्व देखना है, ठीक है। क्योंकि आप 21 वाले छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है समय, आप समय कम दे पाएंगे, तो कम समय मैंने अच्छा से समझाने का प्रयास किया। देखिए इस कोर्स का प्राइस हमने प्यारे मित्रों रखा है 4,999 रुपया। साथ ही साथ हमने क्या किया है कि ये तो मान लीजिए आपका चल रहा है, इसमें क्या है कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम आप हमसे कॉल करके ले सकते हैं। ये मेंटरशिप प्रोग्राम इसी में फ्री में आपको मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको। साथ ही साथ आपको जो है हम करेंट अफेयर के टॉपिक से भी रूबरू करवाएंगे, है ना मेरे प्यारे मित्रों। तो इस प्रकार का हम आपको प्लानिंग्स भी देंगे कैसे आपको पढ़ाई करना है ना। यानी इसमें हम आप लोग मेंटरशिप के साथ आपके रूटीन को बनवाने में मदद करेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना। आपके पास 3 घंटा है तो कैसे करें पढ़ाई, 4 घंटा है तो कैसे करें, इतना कम समय में 12 घंटे वाले जो छात्र हैं उनसे कैसे हम टक्कर लें, है ना। या फिर जो 12 घंटे वाले छात्र पढ़ने उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो कुल मिला जुला कर एक कंसोलिडेटेड कोर्स है आप सभी छात्रों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।